Welcome to EV Physics classes. फ्रिक्शन एक बॉडी है, इसको एक सरफेस पे हमने रखा। अब इस पे एक फोर्स लगाता हूँ मैं। अरे ये तो घसक ही नहीं रहा है। मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, छोटा सा हल्का सा, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर एफ एक्सटर्नल है तो एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एफ टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब बॉडी एक्सेलरेशन जीरो होगी, यानी तो रेस्ट पे होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी। लेकिन चूंकि मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ कि कहीं ना कहीं एक और फोर्स एक्ट कर रही है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको रोक रही है, इसके फोर्स को न्यूट्रलाइज कर रही है। तब तो ये एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है, यानी एफ नेट जीरो हमारा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो एक इसके दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये फ्रिक्शन इस बॉडी को एक्सेलरेट होने से रोक रहा है। इस फ्रिक्शन की इसे स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दिया गया। क्यों? अब नेक्स्ट, अब इतना ज़्यादा मैंने अप्लाई कर दिया फोर्स कि ये चलने लगा, यानी इसकी फ्रिक्शन ओवरकम कर दी, फिर भी कुछ दूर जाकर रुक गया। मैंने फोर्स अप्लाई किया, चलने लगा, लेकिन छोड़ दिया तो रुक गया, यानी कि एक और फोर्स है एक्ट कर रही। That was that kinetic force जिसने कि रोक दिया उस बॉडी को। हालांकि मैं एक फोर्स लगा रहा था, अगर नहीं होती वो एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी चलती ही चली जाती, ड्यू टू द फर्स्ट लॉ इनर्शिया। ये जो जब बॉडी इन मोशन थी तब जो फोर्स एक्ट कर रहा था, डेट वॉज काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस वक्त जबकि बॉडी रुकी हुई थी और जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन थी। इनिशियली जब हम फोर्स जीरो था, कोई फोर्स नहीं लगाते, तब स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो। लेकिन जब हल्का सा फोर्स जितना बढ़ा है उतनी ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती गई और रोकती गई। दैट्स वाई द फॉर्मूला कम्स टू दिस एफ एस। देखा ये गया कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन है जो कि इक्वल एंड अपोजिट होती है वेट के बॉडी के, उसके बराबर है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और ये किसी सरफेस के बराबर इक्वल नहीं कि कितना सरफेस ये टच कर रहा है इस, हाँ, बल्कि ये जो जब इक्वल किया गया तो कांस्टेंट आया म्यू एस, जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का गया। ये म्यू एस इस नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, इन कैसा नेचर है। ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ज़्यादा एरिया है तो तब भी उतनी फ्रिक्शन है, और इतना ज़्यादा एरिया तब भी इतनी फ्रिक्शन है। हाँ, इससे ज़्यादा अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगी और ये गिर जाएगी। सो नाउ इसी तरह जब स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी मोशन में थी तो ये भी नॉर्मल ही के डिपेंड में थी, लेकिन उसके कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के नाम दिया गया। देखा ये गया कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है। वैसे भी फ्रिक्शन थोड़ी सी कम मालूम होती है, घट जाती है जब बॉडी चलने लगती है। इसीलिए बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड पर जब हम गाड़ी तेज़ में चलाते हैं तो हमें हल्का आसान मालूम होता है, जबकि धीरे धीरे चलाएंगे तो अटक जाएंगे उसमें। उसी तरह जो कोएफिशिएंट्स भी होते हैं उनके, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट की वैल्यू थोड़ी कम होती है। नाउ अगर हम ये बॉडी चल रही थी यानी एक्सेलरेट थी, तो नेट एक्सेलरेशन इस बॉडी की कितनी होगी? एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा था, एक काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसको अपोज कर रही थी, डिवाइडेड बाय दैट मास फ्रॉम सेकेंड लॉ। सो नाउ अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स एक बैग हटा लूँ, चलते हुए गाड़ी चल रही थी, एक बैग एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तब वो गाड़ी डिसएलरेट करने लगेगी, यानी कि ये जीरो हो जाएगी। फिर हमारी एक्सटर्नल फोर्स जिसमें माइनस एफ के बाई एम, यानी बॉडी डिसएलरेट होते तो रुक जाएगी इवेंचुअली। दिस इज ऑल यू हैव टू नो इन द फ्रिक्शन। ये जो जितने भी फोर्सेज है मैकेनिक्स में, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर में आते हैं, यानी कि वो जो चार्जेस हैं जो बुनियाद में है, उनकी वजह से ये इस लेवल पे ये नज़र आती है हमें। ये फोर्सेस बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस नज़र आते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम साइम फ्रॉम इजी फिजिक्स क्लासेस।